नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी एनसीईआरटी पर सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख की, पीएम मोदी को राहुल गांधी की चेतावनी की। देखेंगे राहुल प्रियंका के वायनाड दौरे में क्या रहा खास, कैसे सीएम हेमंता को मुस्लिमों पर बयानबाजी पड़ी भारी। जानेंगे पीएम मोदी के इजरायल दौरे पर क्यों मचा बवाल। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली हाई कोर्ट का सैनिकों के हक में फैसला, कहा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बताकर दिव्यांगता पेंशन नहीं रोक सकते, सैन्य सेवा हर परिस्थिति में तनावपूर्ण। अजीत पवार के भतीजे रोहित योगेंद्र पवार बारामती पहुंचे, प्लेन क्रैश पर एफआईआर की मांग, बोले वीएसआर को बचाया जा रहा। डीजीसीए नागरिक उड्डयन मंत्रालय और सीआईडी की भूमिका पर जताया शक। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई पर बोले भाजपाई आपस के झगड़े को विश्व मंच पर ना ले जाएं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना, बोले अमित शाह की निगाहें बिहार पर हैं मगर निशाना बंगाल और असम चुनाव पर। बिहार सरकार की हर योजना में भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। और शेयर बाजार में उतार चढ़ाव, 27 अंकों की गिरावट के साथ 82,248 पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि 14 अंकों की तेजी के साथ 25,496 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब पर बैन लगा दिया है। एनसीईआरटी की तरफ से जारी की गई इस किताब में एक चैप्टर जोड़ा गया था जिसका नाम था न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। इसे लेकर सीजे सूर्यकांत की पीठ ने खुद ही संज्ञान लिया, सरकार को जमकर फटकार लगाई और किताब पर बैन लगा दिया। ये भी कह दिया कि अपराध हुआ है, सजा मिलेगी, बिना शर्त माफी भी हम मंजूर नहीं करेंगे। और क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने और कैसे घिर गई है मोदी सरकार, देखिए इस रिपोर्ट में। एनसीईआरटी 8वीं क्लास के बच्चों को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की पूरी हैकड़ी निकाल कर रख दी है। कोर्ट ने सवाल किया है कि एनसीईआरटी आखिर चाहता क्या है, शिक्षक, छात्र और अभिभावक क्या सीखेंगे, क्या उन्हें कोर्ट की अवमानना का पाठ पढ़ाया जाएगा। दरअसल एनसीईआरटी ने 8वीं सोशल साइंस की किताब में कुछ बदलाव किए। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नाम के एक चैप्टर को जोड़ा गया। सोशल साइंस की किताब में लिखा गया, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी इंसाफ में देरी नाइंसाफी की तरह है। इसमें कोर्ट में पेंडिंग केस के बारे में भी जानकारी दी गई है। कोर्ट के कुछ फैसलों का भी जिक्र किया गया है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने किताब छापने और बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। साथ ही ये भी कहा कि जो किताबें छप चुकी हैं उन्हें जब्त कीजिए और सभी प्लेटफॉर्म से डिजिटल कॉपियों को हटाने के आदेश भी दिए गए हैं। कोर्ट में जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, एनसीईआरटी की तरफ से माफी मांगी गई, लेकिन कोर्ट ने इस माफी को खारिज कर दिया। सीजेआई ने कहा कि हमें बिना शर्त माफी भी मंजूर नहीं है, ये अपराध है, इसीलिए माफी नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसा लगता है कि ये इंस्टीट्यूशन को कमजोर करने और जुडिशरी की गरिमा को कम करने की एक सोची समझी चाल है। जुडिशरी पर हमेशा असर डालने वाला ऐसा गलत काम क्रिमिनल कंटेम्प्ट की परिभाषा में आएगा। अगर इसे बिना रोक टोक के चलने दिया गया तो इससे जुडिशरी पर लोगों का भरोसा खत्म हो जाएगा, किसी को भी बेदाग नहीं छोड़ा जाएगा। इंस्टीट्यूशन के हेड के तौर पर मेरा फर्ज है कि मैं पता लगाऊं कि कौन जिम्मेदार है। जब तक जवाबदेही तय नहीं हो जाती है, मैं ये कार्रवाई बंद नहीं करूंगा। हम जानना चाहते हैं कि इसके पीछे कौन लोग हैं, उनके नाम बताने ही होंगे। हमारे आदेश का पालन नहीं हुआ तो फिर हम सख्त एक्शन लेंगे। तो सीजेआई ने कहा कि एनसीईआरटी का बड़ा कैलकुलेटेड मूव है जिसमें भारतीय न्यायपालिका को भ्रष्ट बताया गया है। पूरा शिक्षक समाज इसे ट्रोल कर रहा है। वहीं जस्टिस बागची ने कहा कि डिजिटल युग में एक किताब की हजारों प्रतियां बन गई होंगी, ये कैसे किया गया होगा, इसके पीछे कौन लोग हैं, ये जानना जरूरी है। कोर्ट ने एनसीईआरटी से पूछा, क्यों ना आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला शुरू किया जाए। कोर्ट ने साफ कह दिया कि जब तक पूरी बात सामने नहीं आएगी तब तक सुनवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी और शिक्षा सचिव को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल की तरफ से बताया गया कि किताबें वापस मंगा ली गई हैं, लेकिन 32 किताबें वापस नहीं आई। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें से एक किताब अब सीजेआई के पास भी पहुंच गई है। उन्होंने खुद ही बताया कि किसी ने उन्हें यह किताब उपलब्ध कराई है। वैसे कोर्ट की सख्ती का असर दिखाई देने लगा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान अब आ गया है। उन्होंने कहा है कि एनसीईआरटी के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ये तय करेगी कि ऐसी स्थिति दोबारा न आए। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को मुकर्रर की है। एनसीईआरटी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है तो कांग्रेस के तेवरों ने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। एआई समिट में युवा कांग्रेस के प्रदर्शन से सरकार बौखलाई हुई है। इसे लेकर जारी कार्रवाई पर राहुल गांधी का गुस्सा भड़क उठा है। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाया हुआ है। संसद हो या सड़क, कांग्रेस नेताओं के हमलों ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सरकार उन्हें रोकने के लिए हर तंत्र का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उनकी आवाज को दबाने में नाकाम हो गई है। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर जो पुलिसिया कार्रवाई चल रही है, उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। उसके बावजूद गिरफ्तारियां नहीं रुक सकी। बीती रात हिमाचल प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस के बीच 18 घंटे गतिरोध बना रहा। जब दिल्ली पुलिस ने स्थानीय पुलिस को जानकारी दिए बिना हिमाचल से कांग्रेस के 3 नेताओं को हिरासत में ले लिया। हालांकि कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के बाद हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस को नेताओं को ले जाने की इजाजत दे दी, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने इस कार्रवाई के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा कि आज भारत में कॉम्प्रोमाइज पीएम के राज में शांतिपूर्ण विरोध करना ही सबसे बड़ा अपराध बना दिया गया है। सोचिए, मुद्दा कोई भी हो, अगर आप सत्ता के खिलाफ संवैधानिक तरीके से आवाज उठाते हैं तो लाठी, मुकदमा और जेल ये लगभग तय है। इसके साथ ही राहुल ने देश में हुए कुछ आंदोलन भी गिनवाए जिन्हें सरकार ने कुचलने की कोशिश की। राहुल ने लिखा कि पेपर लीक से त्रस्त युवाओं ने अपने भविष्य के लिए आवाज उठाई, जवाब मिला लाठियों से। देश की गौरवशाली महिला पहलवानों ने बीजेपी के प्रभावशाली नेता पर लगे गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की। आंदोलन को कुचला गया और उन्हें सड़कों से जबरन हटाया गया। युवा कांग्रेस ने देश का हित करने वाले यूएस ट्रेड डील का शांतिपूर्ण विरोध किया तो उन्हें देश विरोधी बताकर गिरफ्तार कर लिया। जब किसानों ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किया तो उन्हें देश विरोधी करार दिया गया। आंसू गैस, रबर की गोलियां, पानी की बौछारें और लाठियां, यही संवाद का माध्यम बना। राहुल ने सवाल किया कि ये कैसा लोकतंत्र है जहां कॉम्प्रोमाइज पीएम सवालों से डरते हैं, जहां असहमति को कुचलना शासन का स्वभाव बनता जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शांतिपूर्ण विरोध अपराध नहीं, लोकतंत्र की आत्मा है। सवाल पूछना लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। मोदी जी, ये नॉर्थ कोरिया नहीं, भारत है। राहुल ने पीएम मोदी को एक तरह से चेतावनी दे दी है कि यहाँ तानाशाही नहीं चलेगी। अब देखना ये होगा कि मोदी सरकार और कांग्रेस के बीच ये टकराव कहाँ जाकर थमता है। मोदी सरकार और कांग्रेस के बीच का टकराव बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड पहुंचे, जहां उन्होंने भूस्खलन के पीड़ितों के लिए कांग्रेस की तरफ से बनाए जा रहे घरों की नींव रखी। साथ ही मोदी सरकार पर तीखा हमला भी बोला। उन्होंने वायनाड की जनता से कई बड़े वादे भी किए। तो क्या कुछ खास रहा कांग्रेस सांसदों के इस दौरे में, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। केरल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पहले से ही अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर हैं और अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी अपने पुराने संसदीय क्षेत्र पहुंच गए। इस दौरान दोनों नेताओं ने 2024 में वायनाड में आए भूस्खलन के पीड़ितों के लिए कांग्रेस की तरफ से बनाए जा रहे आवास की नींव रखी। आपको याद होगा कि 30 जुलाई 2024 को आए भूस्खलन में वायनाड के 4 गांव पूरी तरह तबाह हो गए थे। 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और जो बच गए उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। ऐसे में कांग्रेस ने पार्टी फंड से पीड़ितों के लिए 100 घर बनाने की घोषणा की थी और अब उसका शिलान्यास भी हो गया है। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने कहा कि इस त्रासदी के तुरंत बाद मेरे भाई ने घोषणा की कि हम उन परिवारों के लिए 100 घर बनाएंगे जिन्होंने अपने घर खो दिए थे। हालांकि मंजूरी, भूमि संबंधी मुद्दों और इजाजत मिलने में देरी के कारण इस प्रक्रिया में वक्त जरूर लगा, लेकिन मुझे खुशी है कि आखिरकार आज हम निर्माण कार्य शुरू कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारा सहयोग आपको शांति पाने और अपने जीवन को फिर से संवारने में मदद करेगा। हालांकि उन्होंने केंद्र से फंड मिलने में देरी पर भी सवाल उठाए। प्रियंका ने कहा, Central problem that everybody is facing, I think every different scheme is a lack of funding from the central government. वहीं राहुल गांधी ने भी वायनाड की जनता का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि आपने बहुत कुछ खोया, लेकिन आपने अपना हौसला कभी नहीं खोया, आपने अपना साहस कभी नहीं खोया और सबसे जरूरी बात, आपने दूसरों के प्रति करुणा कभी नहीं खोई। राहुल ने लोगों को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। साथ ही ये भी कहा कि राजनेताओं को
जो कुछ हो रहा है उसके बारे में ज्यादा पारदर्शी होना चाहिए। यानी उन्होंने हर मुद्दे को पूरी ताकत के साथ उठाने पर जोर दिया है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने पीड़ितों को बड़ी राहत दी है, तो दूसरी तरफ सीएम हेमंता की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। मुसलमानों को लेकर हेट स्पीच वाले मामले में हाईकोर्ट ने हेमंता बिस्वा शर्मा को न सिर्फ कारण बताओ नोटिस जारी किया है, बल्कि उनके बयान को समाज को तोड़ने वाला बताया, जिससे राज्य का सियासी पारा हाई हो गया है। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव से पहले असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को उनके कथित हेट स्पीच यानी नफरती भाषण के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने ये कदम उन याचिकाओं पर उठाया है जिनमें आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री लगातार मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अपमानजनक और भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। कोर्ट ने इन बयानों को समाज को तोड़ने वाला बताया। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति अरुण देव चौधरी की बेंच ने बेहद अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, मुख्यमंत्री के जो भाषण रिकॉर्ड पर लाए गए हैं वो पहली निगाह में विभाजनकारी प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। ये ऐसे विचार हैं जो समाज को तोड़ने या अलग करने की भावना पैदा करते हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकीलों यानी अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंह और मीनाक्षी अरोड़ा ने कोर्ट में कुछ गंभीर उदाहरण पेश किए। जैसे बीजेपी असम के एक्स हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें मुख्यमंत्री को मुस्लिम वेशभूषा वाले 2 व्यक्तियों पर निशाना साधते हुए दिखाया गया। वीडियो में पॉइंट ब्लैंक शॉट और नो मर्सी जैसे शब्द लिखे थे। आरोप है कि सीएम ने सार्वजनिक तौर पर मुस्लिम विक्रेताओं से सब्जी न खरीदने या रिक्शा वालों को तय किराए से कम पैसे देने की बात कही थी। वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने तर्क दिया कि सीएम ने छत्तीसगढ़ में दावा किया कि असम में मुस्लिम आबादी 12% से बढ़कर 40% हो गई, जबकि इन आंकड़ों का कोई आधिकारिक आधार नहीं है। सीएम ने एक कॉलेज को बाढ़ के लिए जिम्मेदार ठहराया क्योंकि उसकी स्थापना एक अल्पसंख्यक व्यक्ति ने की थी। इसे भी नफरत फैलाने वाला कदम बताया गया। आइए एक बार समझ लेते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल कांग्रेस, सीपीआईएम और शिक्षाविद हिरेन गोहेन सहित कई पक्षों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इनका आरोप है कि सीएम शर्मा ने संवैधानिक पद पर रहते हुए अपनी शपथ का उल्लंघन किया है। याचिकाओं में उनके कई बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दिया गया जिन्हें समाज को बांटने वाला बताया गया है। कोर्ट ने अब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और खुद हेमंता बिस्वा शर्मा से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई अब अप्रैल में होगी। ये मामला इसलिए भी राजनीतिक रूप से संवेदनशील है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही साफ किया है कि हेट स्पीच के मामलों में पुलिस को शिकायत का इंतजार किए बिना खुद ही एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। अब ये देखना है कि चुनाव के पहले मुख्यमंत्री और बीजेपी इस कानूनी चुनौती का सामना कैसे करते हैं। सीएम हेमंता मुसीबत में पड़ गए हैं तो पीएम मोदी का इजरायल दौरा विवादों से घिर गया है। देश की सियासत में पहले से ही इसे लेकर बवाल मचा हुआ है और अब इसे लेकर वैश्विक राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। मुस्लिम देशों की मीडिया ने इस दौरे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। वहीं ईरान ने भी निराशा जाहिर की है, जिससे भारत की विदेश नीति गंभीर सवालों से घिर गई है। तो कैसे पीएम मोदी के इजरायल दौरे पर बढ़ा बवाल, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी के इजरायल दौरे की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। दौरे के पहले दिन उन्होंने इजरायल की संसद क्नेसेट को संबोधित किया। वहीं दूसरे दिन इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू के साथ साझा बयान जारी किया। दोनों नेताओं ने कई एमओयूज पर साइन किए हैं। नेतन्याहू ने मोदी की तारीफ में कहा कि नरेंद्र आप एक दोस्त से बढ़कर हैं। पीएम मोदी का ये दौरा इजरायल के साथ भारत के रिश्तों को और मजबूत बना रहा है, लेकिन बाकी देशों के साथ उसके रिश्तों पर इसका नकारात्मक असर देखा जा रहा है। खास तौर पर मुस्लिम देशों में नाराजगी दिखाई दे रही है। मुस्लिम देशों की मीडिया ने मोदी के इस दौरे को फलस्तीन मुद्दे से दूरी के रूप में देखा। तुर्की के सरकारी मीडिया टीआरटी वर्ल्ड ने अपनी रिपोर्ट की हेडलाइन में लिखा, शालोम नमस्ते, मोदी ने आईसीसी के भगौड़े नेतन्याहू को गले लगाया, हमास की निंदा की लेकिन गजा का जिक्र नहीं किया। वहीं अल जजीरा ने अपनी कवरेज में लिखा कि ये दौरा भारत की पारंपरिक फलस्तीन समर्थक नीति से एक बड़ा वैचारिक बदलाव दिखाता है, जबकि मिडिल ईस्ट आई ने लिखा कि ये हिंदुत्व और जायोनिज्म के बीच वैचारिक समानता की तरफ इशारा करता है। इसके अलावा पैलेस्टीन क्रॉनिकल ने लिखा कि जब इजरायल गजा में सैन्य कार्रवाई जारी रखे हुए है, ऐसे समय में क्नेसेट में खड़े होकर तालियां बजाना सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश है। यानी भारत की विदेश नीति सवालों से घिर गई है। ईरान ने भी पीएम मोदी के दौरे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उसका कहना है कि गजा में इजरायल की कार्रवाई मानवता के खिलाफ अपराध के बराबर है और ऐसे शासन के साथ जुड़ने को तेहरान सही नहीं समझता है। हालांकि फैसला भारत को करना है। जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब इजरायल के लिए भारत अपने पुराने सहयोगियों के साथ रिश्तों को दांव पर लगाने को तैयार है। अब जानते हैं कि पीएम मोदी का ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका और इजरायल ईरान पर हमले की तैयारी में है। इन हालात में मोदी सरकार की विदेश नीति सवालों से घिर गई है। पीएम मोदी के इजरायल दौरे पर बवाल बढ़ता जा रहा है तो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर लगे शारीरिक उत्पीड़न के आरोपों में नया मोड़ आया है।
नाबालिग बटुकों की मेडिकल जांच में दुर्व्यवहार की पुष्टि की बात कही गई है। जहां एक तरफ पुलिस सबूत जुटाने में लगी हुई है, वहीं शंकराचार्य ने इन आरोपों को मनगढ़ंत करार दिया है। सुनवाई से एक दिन पहले इस घटनाक्रम ने राज्य का सियासी पारा हाई कर दिया है। तो क्या है इस रिपोर्ट को लेकर सच्चाई, जानेंगे इस रिपोर्ट में। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दर्ज शारीरिक उत्पीड़न के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पुलिस सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है कि पीड़ित नाबालिगों यानी बटुकों की मेडिकल रिपोर्ट में उनके साथ हुए गलत व्यवहार की पुष्टि हुई है। दरअसल प्रयागराज के एक सरकारी हॉस्पिटल में 2 डॉक्टर्स के एक पैनल ने बच्चों की मेडिकल जांच की थी। गुरुवार 26 फरवरी को यह रिपोर्ट एक बंद लिफाफे में जांच अधिकारी को सौंप दी गई, जिसे 27 फरवरी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। झूसी के थाना प्रभारी महेश मिश्रा का कहना है कि मामला कोर्ट में होने के कारण अभी ज्यादा जानकारी साझा नहीं की जा सकती। पुलिस के लिए अब चुनौती ये साबित करना है कि इस कृत्य में किसकी भूमिका थी और ये कब और कहां हुआ। वहीं शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद ने इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार और मनगढ़ंत कहानी करार दिया है। पूरी तरह से मनगढ़ंत का मतलब पूरी तरह से एक फिक्शन, एक ऐसी कहानी बनाई गई है और उस कहानी को बना करके चला दिया गया है। और हमको बड़ा मजा आ रहा है, आप जैसे बड़े बड़े चैनल के पत्रकारों को देख करके और उनके एंकर्स को देख करके और उस पर बैठे हुए विशेषज्ञों को देख करके कि एक अपराधी हिस्ट्री आता है, आकर के एक कहानी बनाता है और कहानी बना करके उसको लुढ़का देता है और सारे लोग उसी में दब करके यहाँ दबी, यहाँ लगा, यहाँ चोट लगी, ये करने लग जाते हैं, हाय दैया करने लगते हैं। शंकराचार्य ने आगे कहा कि भारत के कानून का, न्यायिक व्यवस्था का, पुलिस विभाग का, सरकारों का इतना बड़ा दुरुपयोग हो जाता है, ये हमें एक दर्शक के रूप में देखने को मिल रहा है। अब इन आरोप प्रत्यारोप के बीच सबकी निगाहें 27 फरवरी को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। देखना होगा कि इस मामले पर कोर्ट क्या रुख अपनाता है। शंकराचार्य का मामला गर्माता जा रहा है तो जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की तैयारियों में तेजी आती दिखाई दे रही है। सरकार की तरफ से इस मामले में एक और 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। 14 मार्च 2025 को दिल्ली में जस्टिस वर्मा के आधिकारिक आवास पर जले हुए नोटों की गड्डियां मिलने के बाद से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है और अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही उनके खिलाफ बड़ा एक्शन हो सकता है। तो क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। उनके खिलाफ जांच के लिए दोबारा कमेटी गठित की गई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जस्टिस वर्मा को हटाने के कारणों की जांच के लिए बनाई गई 3 सदस्यों वाली कमेटी का पुनर्गठन किया है। इस कमेटी में मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव की जगह अब बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर को शामिल किया गया है। कमेटी का नेतृत्व अभी भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार ही कर रहे हैं। उनके साथ सीनियर एडवोकेट बीवी आचार्य भी रहेंगे। ये बदलाव 6 मार्च से लागू होगा। दरअसल चीफ जस्टिस श्रीवास्तव 5 मार्च को रिटायर हो रहे हैं, ऐसे में जांच कमेटी में ये बदलाव करना पड़ा। आप जानते हैं कि 14 मार्च 2025 को जस्टिस वर्मा के दिल्ली आवास पर आग लग गई थी। इस दौरान उनके घर से जले हुए नोटों के बंडल बरामद हुए थे, जिसके बाद उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उनका तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट में हो गया। लेकिन ये विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। तत्कालीन सीजीआई संजीव खन्ना ने सरकार से उन्हें पद से हटाने की सिफारिश भी की, जिसके बाद लोकसभा में महाभियोग लाने की तैयारी हो गई। 146 लोकसभा सांसदों ने जस्टिस वर्मा पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन जस्टिस वर्मा ने कोर्ट का रुख करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जांच पर सवाल उठा दिए और साथ ही ये भी दलील दी गई कि जब महाभियोग का नोटिस राज्यसभा और लोकसभा दोनों में दिया गया और राज्यसभा में ये खारिज हो गया, तो फिर लोकसभा की तरफ से जांच कमेटी गठित क्यों की गई। एक सदन से अगर प्रस्ताव खारिज हुआ तो इस पर आगे बढ़ना असंवैधानिक है। उन्होंने कमेटी बनाने की कानूनी मान्यता को चुनौती दी, लेकिन उनकी चुनौती खारिज कर दी गई और अब नई कमेटी इस मामले में जांच को आगे बढ़ाएगी, जिससे तय है कि जस्टिस वर्मा की मुश्किलें बढ़ने वाली है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल अपने सबसे प्यारे दोस्त नेतन्याहू के पास हैं और सबसे प्यारी जगह इजराइल के 2 दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने वहां पर कहा कि आतंकवाद पर दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। ये बात एकदम सही की इन्होंने। ये उन लोगों को देखना चाहिए जो गाजा में हो रहे आतंकवाद को और बाकी दुनिया में हो रहे आतंकवाद को अलग अलग चश्मे से देखते हैं। पहलगाम का हमला जिस तरह से एक बड़ा आतंकवादी हमला था, उसी तरह से क्या वो हमले जो गाजा में हुए, जिनमें भूखे मासूमों को टैंकों के आगे और बमों से उड़ा दिया जाता है
और उन महिलाओं को जो दूध पीते हुए बच्चों के लिए दूध मांगने के लिए आती हैं और उनको ख़त्म कर दिया जाता है, क्या ये बेरहमी आतंकवाद के दायरे में नहीं आती? बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।